Hello, my dear friends. Once again, I welcome you to my English classes. And today I am going to take a universal topic of grammar, which is called determiners. Dear friends, determiners जो है वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे determiners जो है वो सेम मीनिंग देते हैं. इस वजह से प्रॉब्लम आती है कि determiners कौन सा फिल किया जाए. ओके, सो इन दिस वीडियो मैं पिक्यूलरली सारे डिटर्मिनर्स के बारे में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा. जनरली गाइड्स में एग्जाम्पल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा डिटर्मिनर किस यूज़ के लिए आता है और सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, तब वो पर्टिकुलर डिटर्मिनर कैसे चूज़ करना है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो माय डियर्स. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा. सो द टॉपिक इज डिटर्मिनर्स. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिटर्मिनर्स होता क्या है. ओके, डिटर्मिनर्स को अगर मैं कहूँ तो डिटर्मिनर्स जो हैं वो फिक्सिंग वर्ड्स हैं. अ वर्ड विच फिक्सेस अ नाउन. एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन को फिक्स कर देता है. ओके, अब हम पहले ये देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और फिर ये देखेंगे कि क्वेश्चन हाई लेवल का कैसा आता है और लो लेवल का कैसा आता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं लाइक एक ये क्वेश्चन आया मान लीजिए और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं बच्चों. ए मच, बी अ फ्यू, सी मोर और डी लिटिल. ओके, तो डिटर्मिनर के क्वेश्चन को हम जब एक बार पढ़ें तो ये पक्का देख लेना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द वर्ड विच फिक्सेस अ नाउन. तो आपको जो ब्लैंक है वो नाउन के पहले ही मिलेगा. तो यहाँ पे देख लीजिए, पीपल इज अ नाउन और उसके पहले आपको ब्लैंक दिया गया है. अब पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पीपल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. ओके, people is what? Is it countable or uncountable? और फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये डिटर्मिनर्स में ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है. तो ये बहुत आसान हो जाएगा. आप या तो एक्सक्लूडिंग मेथड से कर सकते हैं या इंक्लूडिंग मेथड से कर सकते हैं. आप या तो काउंटेबल इंक्लूड करते जाएं या जो है इसको देख करके आप अनकाउंटेबल को एक्सक्लूड करते जाएं. तो अगर हम देखते हैं मच जो है वो अनकाउंटेबल डिटर्मिनर है. ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. अ फ्यू काउंटेबल डिटर्मिनर है, तो ये आंसर हो सकता है. मोर काउंटेबल डिटर्मिनर है, ये भी आंसर हो सकता है. और लिटिल जो है अनकाउंटेबल डिटर्मिनर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ 50-50 में हम उलझ जाते हैं. ओके, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि मोर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे देन का यूज नहीं किया गया है. ओके, इसलिए मोर को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते. सो आवर आंसर विल बी अ फ्यू. मोर भी यहाँ पे नहीं आएगा. लेकिन ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है. अब इसकी डिफिकल्टी लेवल को अगर हम बढ़ाएं और दूसरा क्वेश्चन में अगर लिखूं
ओके, और इसके अगर ऑप्शंस अपन लेते हैं, देयर वर डैश फ्लावर्स इन द एग्जीबिशन, अगर इसका ऑप्शन लेते हैं अब ये क्वेश्चन हो गया डिफिकल्ट हमारे लिए, और इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे अ फ्यू भी आ सकता है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हमने जो डिटर्मिनर लिया, हमने जो नाउन लिया है वो फ्लावर्स है, एंड फ्लावर्स इज अ काउंटेबल नाउन माय डियर्स। ओके, तो अ फ्यू इज करेक्ट, ये काउंटेबल है, ये हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, ओके, वेरियस भी एक काउंटेबल डिटर्मिनर है, और सेवरल भी एक काउंटेबल डिटर्मिनर है। तो इस तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरी डिटर्मिनर हैज़ अ पर्टिकुलर पर्पज एक्चुअली टू फिल और टू डिस्क्राइब अ नाउन। ओके माय डियर्स, तो जहाँ तक हम बात करते हैं फ्लावर्स की, और स्पेशली फ्लावर्स की जब हम एग्जीबिशन में बात करते हैं, तो एग्जीबिशन, अब इनके मतलब देखते हैं। अ फ्यू मतलब कुछ, यानी बहुत ही कम। ओके, तो अ फ्यू फ्लावर्स हो नहीं सकते एग्जीबिशन में, इफ देयर इज एन एग्जीबिशन। मैनी अगर हम कहते हैं, तो मैनी जो है वो एक ही टाइप के नाउन के लिए आता है, जो कि जिसका नंबर थोड़ा ज़्यादा हो, उसके लिए मैनी आता है। तीसरा अगर हम देखें तो वेरियस आता है। वेरियस का जो एक पर्टिकुलर जो यूज़ है वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी सेम है। तो यहाँ फ्लावर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, नाउन का टाइप डिफरेंट है बट क्वालिटी सबकी सेम है, वो क्या है, फ्लावर। और सेवरल अगर देखते हैं तो सेवरल भी इसका पर्टिकुलर यूज़ है वो ये है कि मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ नाउन होनी चाहिए और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरली तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये सारे सेम है। कोई कह सकता है मैनी फ्लावर्स भी मेरा राइट है, इसलिए इस पर आपत्ति लगा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर एक्चुअल यूज़ देखा जाए तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो हमारा वेरियस है। और वेरियस एक मीनिंग देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम नाउन, जबकि सेवरल सेम टाइप ऑफ सेम नाउन देता है, ऐसे मैनी भी सेम टाइप ऑफ सेम नाउन ही देता है, और अ फ्यू भी सेम टाइप ऑफ सेम नाउन का इंप्रेशन देता है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर भरते समय सबसे पहले ये देखेंगे कि नाउन जो है वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और उस हिसाब से हम डिटर्मिनर को भी हम डिसाइड ये करेंगे कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे माय डियर्स, जिसमें हमने देखा कि the first question was quite easier basically and the second question was a difficult one। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन चारों के मीनिंग एग्जैक्टली पता होने चाहिए, और आगे आने वाले पूरे हम पीरियड में यही देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है डिटर्मिनर्स का, और कैसे हम डिटरमाइन करें कि कौन सा डिटर्मिनर एग्जैक्ट है या फिर अप्रोप्रिएट है वहाँ पे। ओके, डिटर्मिनर होता क्या है, सबसे पहले बात तो ये समझते हैं। सो आई राइट 4 नाउन्स हियर। 1 बॉय, सेकंड आई राइट वाटर, थर्ड आई राइट पेंसिल, एंड फोर्थ आई राइट ब्रदर। और चारों के पहले मैंने ब्लैंक दिया है, और बहुत ध्यान से समझना, टॉपिक डिफिकल्ट है लेकिन आपको आराम से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब हमने ये कहा था कि डिटर्मिनर इज अ फिक्सिंग वर्ड। तो फिक्सिंग वर्ड का मतलब हुआ ये निश्चित कर देता है, और किसको निश्चित करता है, ये नाउन को निश्चित करता है। ओके, और हमने 4 नाउन ले रखे हैं एक्चुअली। अब अगर बॉय सिंपली हम देखें तो हमें बॉय का न तो नंबर पता है, न इसकी क्वांटिटी पता है, न इसकी स्थिति पता है, स्टेट पता है, न इसका पोजीशन पता है। ओके, तो अगर
अगर मैं बॉयज के सामने मैनी लिख देता हूं, ओके, तो आप देखिए मैंने एक चीज की मैनी लिखते ही बॉयज के नंबर को मैंने फिक्स कर दिया। So first of all, determiner is a word which fixes the number of a noun, उसकी संख्या को निश्चित कर देता है। दूसरा में मैंने लिया है वाटर, और अगर वाटर के पहले मैं सम लगाता हूं या मान लीजिए अ लिटिल लगाता हूं, ओके, मैनी तो मैं लगा ही नहीं सकता वाटर के पहले, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ओके, तो अगर मैं सम और लिटिल लगाता हूं तो मैंने इसकी क्या फिक्स कर दी, क्वांटिटी। तो यहां तो मैंने संख्या निश्चित कर दी, यहां मैंने इसकी मात्रा निश्चित कर दी। तीसरा है पेंसिल। अब पेंसिल के आगे अभी तक हमें पेंसिल के बारे में कोई भी पता नहीं है कि इसकी पोजीशन क्या है, ओके। पेंसिल के आगे अगर मैं दैट लगाता हूं तो पेंसिल की स्टेट को मैंने फिक्स कर दिया, स्थिति, यानी दैट लगाते ही ये पता लगता है पेंसिल मुझसे दूर है, जिसका ऑपोजिट दिस है कि पेंसिल मेरे पास है। और ब्रदर के आगे मैं लगा देता हूं माई, तो मैंने इसकी ऑनरशिप को फिक्स कर दिया। या इसके पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया, और पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व। सो माय डियर्स, इफ यू रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए डिटरमिनर की डेफिनेशन को क्रिएट करना, कि डिटरमिनर इज अ वर्ड which fixes या determines what? Easy, the number, quantity, state and possession। तो डिटरमिनर वो वर्ड हुआ जो किसी भी नाउन की संख्या को या मात्रा को या उसकी स्थिति को या उसके पोजीशन को, ऑनरशिप को निश्चित कर देता है। और डिटरमिनर के क्वेश्चन में हमेशा आप ये देखेंगे कि डिटरमिनर जो है वो इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। यू सी, बॉयज नाउन, वाटर इज अ नाउन, पेंसिल इज अ नाउन एंड ब्रदर इज अ नाउन। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी अब आपको ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पे दो वर्ड जुड़ते हैं बच्चों। पहला वर्ड है काउंटेबल, और दूसरा वर्ड है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमारे डिटरमिनर्स भी होते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में डिटरमिनर काउंटेबल दे रखा है कि अनकाउंटेबल दे रखा है। इफ द नाउन इज given and that is countable, you have to choose a countable determiner, or if the noun is given which is uncountable, you have to choose uncountable determiner. In case of boys, boys is a countable noun, we have used many, and in case of water it is an uncountable determiner, we have used some or a little. कुछ ऐसे डिटरमिनर हैं जो काउंटेबल में भी आते हैं, अनकाउंटेबल में भी आते हैं। ओके, आई होप आप डेफिनेशन को पूरी ठीक से समझ गए होंगे कि डिटरमिनर इज अ फिक्सिंग वर्ड, डिटरमाइन करने वाला वर्ड है, एक नाउन को डिटरमाइन करता है और नाउन की संख्या को, उसकी मात्रा को, उसके स्टेट को और उसके पोजीशन को निश्चित करता है। ओके माय डियर्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिटरमिनर्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं हम डिटरमिनर्स के। सबसे पहला टाइप जो है डिटरमिनर का वो है माय डियर्स आर्टिकल्स।
ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। आर्टिकल्स में हमारे पास 3 आर्टिकल्स है, ए, एन और द। ओके, ए और एन का यूज आप बहुत ज्यादातर जानते हैं आप लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में, लेकिन इसमें भी कई बार हम गलती कर जाते हैं। द के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि द कहां पे लगता है और कैसे लगता है। सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल इज, आई मीन डिटरमिनर इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये जो सारे डिटरमिनर्स हैं वो है बच्चों हमारे काउंटेबल। ओके, अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सम, दूसरा है एनी। ध्यान रखना, एनी जो है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा और या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। एनी विल बी यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और सम और एनी की ये एक खासियत है कि सम और एनी कॉमन है, ये काउंटेबल में भी आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं। तीसरा डिटरमिनर है मैनी, जिनके एग्जाम्पल के साथ मीनिंग्स भी आपको मैं समझाऊंगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेवरल। सेवरल के बाद आता है हमारा वेरियस। वेरियस के बाद 3 एक ही टाइप के डिटरमिनर है जो आते हैं फ्यू, ओके, अ फ्यू एंड द फ्यू। उसके बाद डिटरमिनर आता है नन। ध्यान रखना, नो और नन में बहुत फर्क होता है। नो जो है जनरली अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है और नन जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो नन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनर। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे के ही अर्थ में आपको समझाऊंगा। ओके, उसके बाद अगर देखें अपन तो नंबर्स जो है लाइक 1, 2 ये भी डिटरमिनर्स में आते हैं। और 1 और 2 को स्पेशली एक नाम से जाना जाता है जो कहते हैं हम जिन्हें कार्डिनल्स। और अगला डिटरमिनर है हमारा ओके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे बढ़ते जाइए, जिनके पहले द लगता है। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये जो है हमारे ऑर्डिनल्स। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो कि काउंटेबल होता है उसमें सम आ सकता है, एनी आ सकता है, मैनी है, सेवरल है, वेरियस है, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, नन है, 1, 2, 3, 4, 5 को जितने भी है वो कार्डिनल्स में आएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जितने भी है वो ऑर्डिनल्स में आएंगे। थर्ड नंबर का जो डिटरमिनर है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई चाहता है इसको हिंदी में भी लिखें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हम कह सकते हैं ये मात्रावाचक होते हैं, सॉरी ये संख्यावाचक होते हैं और यस ये विशेषण होते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं ये होते हैं मात्रावाचक और ये भी विशेषण होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वांटिटी और नंबर दोनों में जो कॉमन दो डिटरमिनर है वो सम और एनी है। तो इनको फिर से लिखेंगे हम ओके, सम एंड एनी। और एनी फिर से यहां पे मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव सेंटेंस में आ सकता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ सकता है। ध्यान रखना बच्चों, ये मैनी जो है ये भी नेगेटिव सेंटेंस में आ सकता है और ये इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है। ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे मैनी को तब हम बताएंगे कि कैसे ये आ सकता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव्स में। तो सम और एनी, उसके बाद अगर देखें तो सम और एनी के बाद नो, लेस, यहां पे एक डिटरमिनर में और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए मोर। मोर और लेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना बच्चों कि मोर जो है वो काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है। यहाँ लिख ही देते हैं, मोर काउंटेबल में भी आता है और अनकाउंटेबल में भी आता है, लेकिन लेस जो है वो केवल अनकाउंटेबल में आता है। तो लेस के लिए हमारे पास जो काउंटेबल में बना हुआ है वो है फ्यूअर। अगर काउंटेबल नाउन है और तुलना की जा रही है
क्योंकि लेस और मोर जो है वो तुलना करने के काम आते हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो हम लेस का यूज ना करके काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर का यूज करेंगे, वो बेटर है और करेक्ट भी है। ओके माय डियर्स, आगे हम चलते हैं। लेस, मोर, उसके बाद आता है बच्चों लिटिल, फिर अ लिटिल और द लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, यानी जो भी एडजेक्टिव मात्रा को बताता है, ओके, वो आएगा हमारा किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। फिर से आप इनको देख लीजिए, पहले टाइप के डिटर्मिनर मैंने बताए थे आर्टिकल्स, जो कि ए एंड द है। दूसरे टाइप के मैंने बताए हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिन्हें गिना जा सकता है, संख्यावाचक विशेषण है, सम है, एनी है, ओके, मोर है, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, सेवरल है, वेरियस है, 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और उसके बाद हमारा फ्यूअर आता है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज आता है। ओके, इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखते हैं तो सम और एनी कॉमन है, वो इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। एनी इन पर्टिकुलर आई वांट टू डिस्क्राइब हियर इज दैट एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और इनके साथ साथ एक डिटर्मिनर और है जो कि है हमारा मच, और मच का ही जो काउंटेबल वर्जन है वो है मैनी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि वर्ड्स कौन से हैं जो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो हम ठीक से नाउन को पहचान पाएंगे और उसके नाउन के साथ हम यूज कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा डिटर्मिनर्स के ऊपर। ओके, तो ये हमारे 3 तरह के डिटर्मिनर्स हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ टाइप का डिटर्मिनर है वो है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। और अगर बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की कि क्या क्या डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, तो हमारे पास जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है और सच है। ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी कि अगर कोई वस्तु पास में है तो दिस से उसको डिस्क्राइब करेंगे, दूर है तो दैट से करेंगे, सिंगुलर आई मीन टू से। इफ द नाउन इज प्लूरल तो दीज से करेंगे या दोज से करेंगे, और सच से करेंगे। अगर नाउन कोई प्लूरल है तो वो सच से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, और सच का मतलब होता है इस प्रकार के। ओके, तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इन वर्ड्स से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ों को, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। और 5वें नंबर के जो हमारे हैं वो है पजेसिव्स। और पजेसिव्स जो है वो माय डियर्स बताते हैं ऑनरशिप को, या हिंदी में हम कहें तो ये बताते हैं स्वामित्व को। ओके, अब ये कौन कौन से डिटरमिनेंट से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और दे, ये हमारे डिटरमिनेंट्स है पजेसिव्स। ओके, बैक चलते हैं और पहली स्लाइड को फिर से ध्यान से देखते हैं कि डिटर्मिनर इज अ फिक्सिंग वर्ड, इट फिक्सेस अ नाउन। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, एक बहुत ही इजी टाइप का एग्जाम्पल था। आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपको नाउन को पहले देखना है। नाउन आपका ब्लैंक के बाद दे रखा होगा, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एंड अकॉर्डिंग टू द नाउन यू हैव टू चूज द डिटर्मिनर विच इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का दिया था, तो इनके मतलब अपने को ठीक से समझने पड़ेंगे, जो कि अपन समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। ओके, इसमें चारों मैंने काउंटेबल डिटर्मिनर्स दिए थे, और यहाँ पे मैंने नाउन भी एक काउंटेबल लिखा था। ओके, आप कह सकते हैं कहने के लिए कि ये चारों करेक्ट हो सकते हैं, मैं भी मानता हूँ हो सकते हैं करेक्ट, बट जहाँ तक फ्लावर्स और एग्जीबिशन को अगर हम रिलेट करें आपस में, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे नाउन यूज कर रखे हैं। ओके, सेम नाउन बट टाइप्स डिफरेंट है। ओके, तो फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इस वजह से वेरियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इन केस इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन यू हैव टू चूज वेरियस। सेवरल जो है वो कई लोगों को बताते हैं, 2 से ज़्यादा है वो कई
नाउन्स को बता देते हैं, लेकिन उसके एक प्रकार की ही संज्ञा होती है। सेवरल पीपल कहना ठीक है, सेवरल बॉयज़ कहना ठीक है, सेवरल गर्ल्स कहना ठीक है, ओके। लेकिन जब टाइप्स डिफरेंट हो जाते हैं तो हम यूज़ करेंगे वेरियस का। मैनी का क्लियर कट आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैनी जो है वो बहुत अधिक संख्या को बताते हैं, लेकिन वाक्य में ध्यान रखिए कि वाक्य में जब तक कोई हिंट न दिया जाए आप मैनी, अ फ्यू, वेरियस और सेवरल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस यही खत्म हो जाता है कि देयर वर डैश फ्लावर्स, अब ठीक है, अ फ्यू भी भर सकते हैं अपन, वेरियस भी भर सकते हैं, सेवरल भी भर सकते हैं और मैनी भी भर सकते हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि द कंफ्यूजन विच यू हैव टू टेक आउट ऑफ योर माइंड कि एग्जाम में ये ऐसा आ गया तो क्या करना है। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उससे रहती है कि एग्जाम में ये पूछ लिया तो क्या करना है। वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से हटाना है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है तो इन चारों में से आप कोई भी भर सकते हैं और एक भी गलत नहीं होगा, सारे राइट है, ओके। और ये एग्जाम्पल अगर यहाँ खत्म होता तो इस तरह के ऑप्शंस भी नहीं दिए जाएंगे, तब ऑप्शन कंप्लीटली बदल जाएंगे। मान लीजिए मैं अब ऑप्शन लिखता हूँ अ फ्यू, मच, लिटिल और लेस, ठीक है। अब एक्सक्लूड करते जाते हैं, जैसे अ फ्यू काउंटेबल है, यस ये हो सकता है, मच जो है अनकाउंटेबल है, ये नहीं हो सकता, लिटिल अनकाउंटेबल है, ये नहीं हो सकता, और लेस भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। सो आवर आंसर विल बी अ फ्यू। अगर ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है तो, लेकिन आगे नाउन को और मॉडिफाई कर रखा है, उसके आगे नाउन के बारे में और कोई जानकारी दे रखी है, तब हमें बहुत केयरफुली डिटर्मिनर को चूज करना है, ओके डियर्स। सेकंड, टाइप्स ऑफ, मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले टाइप्स है हमारे आर्टिकल्स ए, एन और द, जिनका यूज आपको पता है। दूसरे टाइप के एडजेक्टिव और नंबर, ये गिने जा सकते हैं, ध्यान रखना, ये दिमाग में होने चाहिए, इतने तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए कि क्वांटिटी को क्या बताता है और नंबर को कौन सा बताता है, ठीक है। मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे थे। बॉयज काउंटेबल नाउन है, इसके पहले काउंटेबल डिटर्मिनर आएगा। वाटर लिया मैंने, अनकाउंटेबल है। पेंसिल लिया मैंने, काउंटेबल है। ब्रदर इज काउंटेबल, लेकिन यहाँ मैं पोजीशन को शो करना था इसलिए माई का यूज कर दिया, और माई भी एक डिटर्मिनर है, ओके। आप इसको एडजेक्टिव कहते हैं, सारे एडजेक्टिव, ऑलमोस्ट सारे एडजेक्टिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। सो ऑन दैट basis we have made a definition or coined a definition that determiner is a word which fixes or determines a noun, okay, and noun in what reference? In number, quantity, state and position, ये नाउन को फिक्स करता है। अगला हमने टाइप्स देखे थे, पहले आर्टिकल्स बताए हैं, दूसरे मैंने एडजेक्टिव और नंबर बताए, तीसरा एडजेक्टिव और क्वांटिटी बताया है, और उसके बाद वाली स्लाइड में हमने ये देखा है कि डिटर्मिनर्स का चौथा प्रकार जो था वो मैंने आपको बताया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दो, द, सच, और उसके बाद बताया मैंने पजेसेस, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स और देयर। अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ ए। First use, A is used before any common noun. कॉमन नाउन जो स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये ध्यान रखना, ओके। सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक बॉय, पेंसिल, फैन, board, for that matter cow or bird. All these nouns are common nouns, and one thing is peculiar about these nouns is that they all begin with a consonant sound. तो जितने भी नाउन से कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं उनके पहले अ लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं अ का, जो अ नाउन विच डिस्क्राइब्स
its species. ओके, अपनी पूरी प्रजाति को जो नाउन रिप्रेजेंट करता है उसके पहले भी अ लगेगा। लाइक काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं स्टार करके लिख रहा हूं कि ऐसे नाउन्स के पहले जो पूरी प्रजाति को बताते हैं उनके पहले द का यूज भी हो सकता है। ओके, काउ गिव्स अस मिल्क। यस, इसके पहले द का यूज भी हो सकता है और अ का भी यूज हो सकता है। तो जो नाउन अपने अपनी प्रजाति को बता रहे हैं, ठीक है, विशेष संदर्भ में यूज किए गए हैं तो द यूज किया जाएगा, और उनकी कोई फिजिकल क्वालिटी बताई गई है तो आप उसको अ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अ और द दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नाउन प्लूरल में दिया गया है, ठीक है, डैश आर यूजफुल, अगर इस तरह से दिया गया है काउज आर यूजफुल, तो फिर यहाँ पे ओमिशन होगा डिटर्मिनर का, कोई भी डिटर्मिनर यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि काउज का हम किसी विशेष रेफरेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉमन नाउन्स में द का भी यूज होता है, लेकिन वो तब होता है जब हम उस कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं या विशेष बना देते हैं उसके यूज के द्वारा। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे, इनमें सारों में अ का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ अ, थर्ड यूज इज दैट व्हेन अ वर्ड बिगिंस विथ अ वोवेल लेटर। अब ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है, बट द साउंड इज कॉन्सोनेंट। हम कई बार गलती ये कर देते हैं कि हम ए ई आई ओ यू इनको हम वॉवेल्स मान लेते हैं, जबकि ये वॉवेल्स नहीं है, ये केवल वॉवेल लेटर्स हैं। इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर उस साउंड में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर वोकल कॉर्ड में, ठीक है, अगर कहीं रुकावट पैदा हो रही हो तो फिर वो वॉवेल नहीं कहा जाएगा। ओके, जैसे ओ से शुरू होने वाले कई ऐसे वर्ड हैं जो वॉवेल नहीं है, साउंड उनका वॉवेल नहीं आता है। ऐसे ही यू से शुरू होने वाले कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इनिशियल साउंड जो है वो वॉवेल साउंड नहीं होता है, लाइक यूनियन या फिर यूनिवर्सिटी। ओके, और यूजफुल। तो इन सब के पहले आप देखिए यू लगा हुआ है, जो कि हम वॉवेल मानते हैं, लेकिन अगर इनको प्रोनाउंस करते हैं तो इन सब के पहले जो साउंड निकलता है वो यू का निकलता है, और यू एक कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इनके पहले हम यूज करेंगे किसका, ए का। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई सॉ अब देखिए ये जो लिखा हुआ है वन, ये लिखा हुआ है और ये आ रहा है हमारा वॉवेल लेटर, लेकिन अगर साउंड की हम बात करें तो ये साउंड जो है वो व है, और हम जल्दबाजी में एग्जाम में ये देखते हैं कि यार ओ है, यू है, ये वॉवेल साउंड्स हैं, साउंड यहाँ पे वॉवेल आ ही नहीं रहा या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो होगा अ। ओके, तो ये तो था हमारा यूज ऑफ अ। इसके बाद देखते हैं सेकंड यूज ऑफ एन। ठीक है, एनी कॉमन नाउन बिगिंस विथ अ वॉवेल साउंड। कोई भी कॉमन नाउन जो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल
जब तक इसको स्पेसिफाई न कर दिया जाए, अब मैं बार बार आप देख रहे होंगे स्पेसिफाई कैसे होता है, स्पेसिफाई कर, वो हम द के रूल में देखेंगे स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। जब तक इनको स्पेसिफाई न किया जाए और सेंटेंस खत्म हो जाए नाउन के बाद में, ओके, ऐसे नाउन जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले हमेशा यूज होता है हमारा एन। नेक्स्ट, एन का सेकंड यूज कि वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स बट initial sound is vowel. Like अब मैंने ये 3 वर्ड लिखे हैं, ओके, उसको पूरा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखें तो वो म से शुरू होगा, लेकिन हमने एसडीओ लिखा है। अब एसडीओ को हम प्रोनाउंस करते हैं तो सबसे पहले ए निकलता है हमारे मुंह से। अगर एमएलए को प्रोनाउंस करें तो ए निकलता है, और एमपी को प्रोनाउंस करें तो ए निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, बट इनके इनिशियल साउंड्स जो है वो वोवेल साउंड से, तो इस हिसाब से इनके पहले जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा एन। ओके, और इसी तरह से जैसे हमने ए में देखा था कि अ नाउन represents whole of its kind, अपनी पूरी प्रजाति को बताता है, तो उसके आगे भी एन लगेगा। जैसे हाथी की सूंड होती है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन, या इसके पहले क्या लगा देंगे, द। लेकिन अगर यही चीज स्टार लगा के लिख रहा हूं, प्लूरल में दी गई है, हाथियों की सूंड होती है, तो आप इसके पहले कोई भी डिटरमिनर यूज नहीं करेंगे। सो माय डियर्स, ये एग्जांपल्स थे ए और एन के। नेक्स्ट लेते हैं अपन यूज ऑफ द। थर्ड इज यूज ऑफ द। अब आपको ये पता है, जो जनरल चीजें हैं वो आपको सारी पता है, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर के, ठीक है। अर्थ, सन, मून, deserts, continents, rivers, trains, buses, newspapers, magazines, ये सारे जो पर्टिकुलर है। और ह्यूमंस की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ओके, और मैं कंट्रीज लिख रहा हूं यहां पे, कंट्रीज जो यूनाइटेड है, ओके, या जो ग्रुप से बनी है, सिर्फ उनके पहले, इंडिया के आगे अपन द नहीं लगाएंगे। ऐसी कंट्रीज जो ग्रुप से बनी है, लाइक द यूएसए, द यूके। अब यूके को आप इंग्लैंड बोलते हैं तो उसके पहले द नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है कि इनके पहले द लगता है। एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो जरा ध्यान से देखना, कि वो क्वेश्चन आता है
ओके, व्हेन अ स्पेसिफाइड कॉमन नाउन इज गिवन। एक कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करके दे रखा है, उसके आगे द लगाना बहुत जरूरी होता है, हालांकि वो नाउन कॉमन है। पहला एग्जांपल, लाइक हमने लिखा डैश फाइल इज मिसिंग, ओके, और इसको आप अगर यूं भी लिख सकते हैं कि रेड फाइल इज मिसिंग, तो यहां पे इंटरप्रिटेशन ये है कि स्पीकर प्लस लिसनर ये दोनों अवेयर है कि ये फाइल कौन सी है, तो ये यहां पे एक स्पेसिफाइड नाउन बन जाता है व्हेन स्पीकर एंड लिसनर दे बोथ आर अवेयर दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फाइल। ओके, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे यहां पे द। सेकंड एग्जांपल, ओके, सेकंड एग्जांपल में मैं ब्लैंक छोड़ के लिखता हूं अब इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। हमने बॉय पे सेंटेंस को खत्म नहीं किया है, बॉय के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लिया है, ओके, और ऐसे सारे रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन जब नाउन के बाद आते हैं तो इस नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं। अब ये नाउन जो है स्पेसिफाइड है, वो विशेष बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, द बॉय हु इज क्राइंग इज माई ब्रदर। ये सेंटेंस कंप्लीटली इस सेंटेंस से डिफरेंट है, ठीक है। ये कंप्लीटली इससे डिफरेंट है। ये एक अननोन अनआइडेंटिफाइड बॉय है जो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके जैसे ही नाउन को स्पेसिफाई किया और उसके आगे कोई विशेषता लिख दी ना, बॉय की विशेषता हमने ये लगा दी है इज क्राइंग, और यहाँ पे जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हमने एग्जांपल लिया है। अब बॉय इज क्राइंग इन द क्लासरूम, एक लड़का रो रहा है, तो ये स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड तब होंगे जब इसके बीच में नाउन और आगे आने वाली जो भी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है नाउन की, उसके बीच में एक अगर मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन दे दिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादातर WH से शुरू होने वाले जितने भी कंजंक्शंस हैं वो रिलेटिव्स कहलाते हैं। अगर वो रिलेटिव वहाँ पे आया है तो वो अब इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, इस वजह से इसके पहले जो आंसर आएगा वो आएगा द। दूसरा यूज द का, या फॉर दैट मैटर थर्ड यूज, पहले हमने सारे वो ले लिए थे जिसमें द का यूज होता है, जो ऑब्वियस है, आपको पता है जिनके बारे में। ओके, सेकंड हमने लिया था कि एक कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कैसे करना है। तीसरा, जो भी सेंटेंस इससे शुरू होते हैं, दिस इज डैश, ओके, मैन, आई मेट यस्टरडे। अब देखिए यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था जो मिसिंग है, लेकिन सेंटेंस में इसको ओमिट भी किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार WH वर्ड आपको मिले ही मिले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न इज दिस। तो देखिए दिस इज द शुरू होने वाले, ओके, तो दिस इज द से जो भी शुरू होगा, तो आप देखिए कि मैन के आगे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हालांकि ओमिट किया गया है, लेकिन आगे आने वाला सेंटेंस का जो पार्ट है इस मैन को स्पेसिफाई कर रहा है, और यहाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन पहले से दे ही रखा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाला भाग जो है वो इस नाउन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई। तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन कॉमन होते हुए भी
और अगर इस सेंटेंस को हम यूं लिखें कि दिस इज डैश प्लेस, तो अब आपका परसेप्शन बदल जाएगा, क्योंकि हमने नाउन को यहाँ कहीं पे भी स्पेसिफाई किसी भी तरह से नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, लेकिन ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, द आंसर होगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि द वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे नाउन को स्पेसिफाई कर दिया है रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके, या फिर नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे करके उस नाउन को स्पेसिफाई कर दिया गया है। इस वजह से वो वाला जो नाउन होगा वो द के साथ यूज होगा। इज दैट क्लियर माय स्टूडेंट्स? ओके, तो अब जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, टीचर is teaching in the class। अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, और स्पेसिफाई कर देते हैं बिना दिस इज और कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, अब आपने देखिए इसके सामने साथ इंग्लिश लगा करके स्पेसिफाई कर दिया, अब ये क्या हो गया, द हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे दिस इज टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। अब देखिए फिर से हमने टीचर को स्पेसिफाई कर दिया है, क्या, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। तो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा बच्चों, क्या आंसर होगा, द आंसर होगा। तो द का यूज बहुत ही इजी बन जाता है अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और नाउन को ध्यान से देखेंगे कि नाउन स्पेसिफाइड होना चाहिए। ओके माय डियर्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो वो बात हो गई कि यहाँ पे ए, एन और द को यूज कहाँ करना है, लेकिन कई सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं या नाउन्स होते हैं जहाँ पे क्या करना पड़ता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल को कहाँ नहीं लगाना है। ओके, तो पहला रूल है कि अगर मान लीजिए कहीं पे प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रखा है और स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक अब देखिए ये प्लूरल है और स्पेसिफाइड भी नहीं है, इसलिए यहां पे नाउन को ओमिट किया जाएगा, यहां पे नाउन नहीं लगेगा। दूसरा, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एग्जाम्पल, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे आप देखिए अपना नाउन जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक ब्लैंक दे रखा है ये बताने के लिए कि सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो सुपरलेटिव के पहले तो द यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे द यूज़ होगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नाउन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो ये आते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल की कैटेगरी में, ऐसे नाउन्स। तीसरा, जो भी हमारे मटेरियल नाउन है, like gold is a precious metal। तो गोल्ड को आप देखिए
ये हमारा मटेरियल नाउन है। अब वुड ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, कोई भी ऐसा मटेरियल नाउन ले लीजिए जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, उनके पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये 3 बड़े एरियाज़ हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कि आर्टिकल का ओमिशन कहाँ होता है, वो हमें ध्यान रखना है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इनके लिए नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होगा, मटेरियल नाउन में नहीं होगा। और मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, सेव, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लाइक वाटर। तो ये 4 बड़े एरियाज हैं जिनमें हमने देखा कि हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी इनकी जगह पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, और ये हिंदी में मैंने बताया था संकेतवाचक विशेषण। एक क्वेश्चन दे रखा है, is a pen but is a pencil। तो पहला तो यूज ये है कि जब भी 2 ऑपोजिट आइडियाज बट से कनेक्ट कर रखे हैं, ओके, और फर्स्ट में दिस दे रखा है, तो सेकंड में ऑब्वियस है कि हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना। बट दे रखा है और ऑपोजिट आइडियाज बता रहे हैं, मतलब कोई एक चीज पास में है, दूसरी चीज दूर है। दूसरी बात ध्यान से देखें कि सेंटेंस, व्हेन सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट, लाइक डैश वर द डेज व्हेन वी एंजॉयड। अब यहां पे प्लूरल है, पहली बात तो हमारा नाउन जो प्लूरल है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो वर्ड डायरेक्ट वर्ब आ गया है, लेकिन हम बात एक्चुअली नाउन की ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिस भरेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा था कि हमारे पास 4 है या 5 है, दीज, दैट, दीज और दोज। सो इफ एनी सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट, either you have to use that if the noun is singular, or you have to use those if the noun is plural. So this is given in past, so आपका आंसर होगा यहाँ पे those। तो हमने क्या देखा कि but से जुड़े हुए 2 सेंटेंस, जिसमें एक में this का यूज कर रखा है, सेकंड पार्ट में that का यूज होगा, और ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में दे रखे हैं उसमें या तो that का यूज होगा या those का यूज होगा, जो हमसे फारनेस को शो करते हैं, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में केवल ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। आगे चलते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एडजेक्टिव और नंबर के जितने भी डिटरमिनर्स है उनको लिख लेता हूं। जैसे फर्स्ट था हमारा मैनी, ओके। अब मैनी को अगर हम परिभाषित करते हैं तो ये होता है बहुत ज्यादा संख्या में। अब बच्चों अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको एक, और मैं आपको बिना डिटरमिनर के ऑप्शंस के बोलूं कि इसमें आप डिटरमिनर भरिए, तो वहां कंफ्यूजन होगा, ओके। लाइक देयर आर डैश पीपल। अब आपके दिमाग में वो सारे डिटरमिनर्स आएंगे जो काउंटेबल है। लाइक यहाँ सम आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, फ्यू आ सकता है, द फ्यू का एक अलग ही प्रकार है यूज करने का, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। वेरियस आ सकता है, सेवरल आ सकता है, मैनी आ सकता है, ओके। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया हो, और ऑप्शन देकर के अगर बात करें तो मान लीजिए मैं पहले ऑप्शन दे देता हूं अ फ्यू, ठीक है, सम,
मैनी और फ्यू। अब आप क्या करेंगे, ये भी एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, या आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो इस तरह के ऑप्शन एग्जाम में आ ही नहीं सकते। ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसे ऑप्शन एग्जाम में आएंगे जो चारों के चारों यहाँ पे रीजनेबल है, वो आ नहीं सकते। तो ऑप्शन के पेयर्स को अपन चेंज करते हैं। ओके, अपन लिखते हैं अ फ्यू, मच, लिटिल और द फ्यू। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक ही सेंटेंस में कई सारे एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि सेंटेंस को आगे बढ़ाने पर, उसमें कुछ चीजें ऐड करने पर कैसे हमारे आंसर्स चेंज होते हैं। ओके, तो अ फ्यू, मच, लिटिल, द फ्यू का यूज ही पूरा अलग है। इसके अलावा जो 3 बच गए हैं, तो देखते हैं कि मच जो है वो अनकाउंटेबल में आता है, लिटिल अनकाउंटेबल में आता है, तो हमारे पास बचा क्या, अ फ्यू। तो इस केस में अगर ए पेयर को देखें पूरे चारों को, तो हमारे पास इसमें से चूज करने के लिए कोई भी आंसर नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि इन चारों को चूज किया जा सकता है। अगर हम बी टाइप ऑफ ऑप्शन को लेते हैं तो हमारे पास केवल एक ही बचता है, और वो है अ फ्यू। लेकिन इसे सेंटेंस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। ऑन द रोड दैट द पुलिस कैन नॉट कंट्रोल दैम। अब सेंटेंस को मैंने आगे लिया तो सेंटेंस के मायने पूरे बदल गए, और जब मायने बदल गए तो डिटर्मिनर अब भले चारों के चारों काउंटेबल दे रखे हो, लेकिन आंसर क्लियरली निकल के बाहर आता है। लोग इतने थे कि पुलिस कंट्रोल ही कर नहीं सकी, तो फ्यू का मतलब तो अ फ्यू का मतलब तो कुछ होता है। सम अ फ्यू के बिल्कुल जैसा है, अ फ्यू और सम को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है, जबकि अ फ्यू केवल काउंटेबल में यूज होता है। अब आते हैं मैनी पे, और फ्यू का मतलब तो ना के बराबर हो गया। तो अब अगर सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, सेंटेंस को यहां तक रखते हैं तो ये चारों कंफ्यूजिंग लगते हैं, सेंटेंस को यहां तक रखते हैं तो फिर हमें जो ऑप्शंस मिलने चाहिए वो इस तरह से मिलेंगे, और एग्जाम में 100% इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैं और भी डिफिकल्टी लेवल पे दे रहा हूं, इससे भी कम डिफिकल्ट मिलेंगे। और अगर हम सेंटेंस को बढ़ा देते हैं आगे, और यहां से एक इंप्रेशन ऐसा मिलता है कि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो चाहे चारों काउंटेबल दे रखे हो, आपको फिक्स यहाँ पे पता लगना चाहिए कि आंसर आपका क्या होगा, सम। क्या आंसर होगा, सम नहीं होगा, आपका आंसर होगा मैनी। अब ये मैच कर रहा है सेंटेंस से। तो एग्जाम में सेंटेंस इस प्रकार के दिए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस नहीं दिए जा सकते देयर आर डैश पीपल और चारों काउंटेबल दे दिए गए हो। हाँ, या तो एक अनकाउंटेबल होगा और बाकी 3 काउंटेबल होगा, हो सकता है 2 काउंटेबल हो, लेकिन एक इसका जो है वो स्पेसिफिक यूज है, इसलिए द यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई मैनी की। मैनी को नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है, और मैनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है। अगर नाउन प्लूरल में दे रखा हो, नाउन किस में दे रखा हो, प्लूरल में। एग्जाम्पल, देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि अगर यहां मैनी और एनी दोनों साथ दे दिए जाएं तो दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, आप कहेंगे सर आर एनी के साथ लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा, मैं कह रहा हूं लगेगा। ओके, तो अपन मैनी का यूज सीख रहे हैं, और ये सेंटेंस नेगेटिव है, और मान लीजिए अगर ये प्लूरल में दे रखा है, ओके, और एनी नहीं है यहां पे, और मान लीजिए ये दे रखा है सेवरल, वेरियस, अ फ्यू, और फोर्थ दे रखा है मैनी, तो आपका आंसर होगा
मैनी, यानी मैनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है और एनी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। एनी जनरली जो आता है वो सिंगुलर जो नाउन्स है जिनमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव्स हैं उसमें यूज होता है, और मैनी जो है वो प्लूरल में यूज होता है। एनी भी प्लूरल में यूज किया जा सकता है इफ इट इज गिवन, बट इफ इट इज नॉट गिवन द बेस्ट ऑप्शन इज मैनी। ठीक है। दूसरा, अगर किसी को हम इंट्रोगेटिव वे में लिखें, आर देयर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये प्लूरल में दे रखा है तो यहाँ एनी भी यूज हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। बिकॉज वी आर लर्निंग द यूज ऑफ मैनी, तो यहाँ पे अपने को जो यूज करना है वो क्या है, मैनी यूज करना है। तो ये तो बात हो गई मैनी के बारे में। आगे चलते हैं, एनी। ठीक है, एनी भी जनरली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, इज देयर पहला हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया, इज देयर डैश पर्सन फॉलोइंग यू, ओके, और देयर इजंट तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे, पहले सेंटेंस में हमने लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, और सिंगुलर में लिया है तो यहाँ पे मैनी तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे एनी आएगा। और सेकंड सेंटेंस हमने लिया है बच्चों नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पे सिवाय एनी के कोई दूसरा नहीं आ सकता। सो दिस इज द यूज ऑफ एनी, ओके। और एक तीसरा जो न तो इंट्रोगेटिव है, ओके, और न ही नेगेटिव है, तो कोई भी के सेंस में एनी यूज किया जाएगा। सपोज आपको पेन चाहिए, अब किसी ने बोला आपसे, आपने पूछा किसी से, यार आई वांट अ पेन, उसने पूछा कौन सा पेन दो, विच पेन, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, एनी पेन विल डू, किसी भी पेन से मेरा काम चल जाएगा। अब ये न तो इंट्रोगेटिव है और न ही नेगेटिव है। तो जब कोई भी के सेंस में हम बात करते हैं, इफ आई आस्क यू कि सेंड मी वन स्टूडेंट, एक्चुअली आप पूछोगे कौन सा स्टूडेंट भेजूं, मैं कहूंगा कोई भी स्टूडेंट। तो कोई भी के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो एनी का यूज होगा, एनी स्टूडेंट विल डू, मतलब चलेगा, ओके। और एनी का यूज बडी के साथ और वन के साथ, एसेंशियल है, ये आपको पता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और आगे लिखा हुआ बडी और वन, तो आपका जो आंसर होगा वो एनी होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। ध्यान से देख लीजिए इस स्लाइड को। सबसे पहले मैंने बताया था कि एनी का जो यूज़ है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में होगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा, वो हमने ये दोनों एग्जाम्पल देखे थे। एनी दूसरे सेंस में यूज़ किया जाता है कि कोई भी वस्तु होगी वो चलेगी, उससे मैं काम कर लूँगा, तो कोई भी के सेंस में जब यूज़ किया जाता है तो एनी का यूज़ किया जाता है। और तीसरा, जब बडी और वन लगा रखा हो तब हम एनी का यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये तो थे हमारे एनी के यूज़। अब आते हैं, तीन डिटर्मिनर एक साथ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फ्यू, इसके साथ ही लेते हैं हम अ फ्यू, और तीसरा हम लेते हैं द फ्यू। इनके मीनिंग बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्यू का मतलब न के बराबर संख्या, और जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे और सेंटेंस के सेंस को ठीक से नहीं समझेंगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अ फ्यू का मतलब है न के बराबर संख्या, सॉरी फ्यू का मतलब है न के बराबर, और अ फ्यू का मतलब है कुछ संख्या।
इसमें आप सम को ऐड कर सकते हैं। सम और अ फ्यू दोनों एक ही जैसे हैं, सिवाय इसके कि सम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, बल्कि फ्यू जो है वो केवल काउंटेबल के साथ, अ फ्यू आई मीन टू से काउंटेबल का साथ यूज होता है। इसके अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है। सम की मतलब भी कुछ संख्या होता है और अ फ्यू का मतलब भी कुछ संख्या हो गया जो 2 या 3 से अधिक हो। और द फ्यू का एक स्पेशल यूज होता है कि जितनी भी संख्या है, ओके। अब गाइड्स में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो बड़े ही एम्बिग्यूअस और अनक्लियर एग्जाम्पल्स है, और वहां से एग्जाम्पल में तो आपको बता देता है कि इनके मीनिंग भी बता देता है, फ्यू का मतलब ये है और फ्यू का मतलब, एग्जाम्पल सेम देता है वो आपको, ठीक है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, देयर वर, ओके, अ फ्यू बॉयज, आपने समझ लिया, ओके यार, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें फ्यू का एग्जाम्पल भी यही दे रखा है कि देयर वर फ्यू बॉयज, और तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, ओके, द फ्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल होगा, वो आपको फिर भी कैच कर पाओगे। लेकिन इन दोनों सेंटेंस से तो पता ही नहीं लग रहा है कि फ्यू का वास्तविक यूज क्या है और अ फ्यू का वास्तविक यूज क्या है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक पहले सेंटेंस लिखूं कि आई हैव डैश रुपीज दैट आई कैनॉट बाय इवन अ चॉकलेट। दूसरा, आई हैव डैश रुपीज आई कैन हेल्प यू। अब ये दो सेंटेंस हैं, और इन दो सेंटेंस में आपको ये दे रखे हैं कि इनमें फ्यू भरिए या फिर आप इनमें अ फ्यू भरिए। ये दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इन सेंटेंसेस को या इनके मीनिंग को देखते हुए पहला सेंटेंस जो है, अगर आप इसको कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे तो एक हिंट अपने आप डेवलप होता है। अब ऐसे ही कोई सेंटेंस में देयर वर डैश बॉयज करके लिख करके आपको ये पागल नहीं बनाया जा सकता कि इसमें फ्यू ही आएगा, हम कह रहे थे, या फिर कोई भी पीएससी कमीशन ये नहीं कह सकता कि इसमें फ्यू ही आएगा, अ फ्यू आएगा, अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई हिंट दे रखा हो। तो ये सेंटेंस क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे हिंट दे रखा है कि आई हैव डैश रुपीज दैट आई कैन नॉट बाय इवन अ चॉकलेट, एक चॉकलेट भी मैं नहीं खरीद सकता। तो अब आप तीनों में से क्लियरली देख लीजिए कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे आएगा वो है आपका फ्यू। इसी तरह से सेकंड देखिए, आई हैव डैश रुपीज आई कैन हेल्प यू। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ तो है, इस वजह से वो कह रहा है हेल्प यू, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो अपना अ फ्यू का सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस कभी भी इस पे खत्म होकर के आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा सकते। हाँ, सेंटेंस यहाँ से अगर यहाँ तक है तो आपके ऑप्शन आप बदलेंगे। क्या बदलेंगे? अ फ्यू, लिटिल, मच और लेस। यहां क्लियरली पता लग रहा है, यहां सेंटेंस मान लो यहां खत्म भी कर दे तो यहां क्लियरली पता लग रहा है इट इज काउंटेबल नाउन। हमको एक काउंटेबल डिटर्मिनर पिक करना है और वहां लिखना है, लेकिन इतना इजी भी तो वो नहीं देंगे। तो हमको अपना डिफिकल्ट लेवल थोड़ा हाई ले जाना है ताकि एग्जाम में चीजें आसान लगे। अब आते हैं द फ्यू पे, जितनी भी संख्या है। ध्यान रखना बच्चों, द फ्यू में सेंटेंस के अंदर ऑल का यूज जरूर होगा और वहां से एक इंप्रेशन निकल के आएगा जितने भी थे। ओके, like dash friends he had all left him, dash rupees he earned were all stolen। अब ये जो है ऑल, ये सेंस दे रहा है कि जितने भी थे वो सारे के सारे या तो चले गए हैं या चोरी हो गए हैं।
तो इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे तब आपको वहां पे यूज करना है क्या, द फ्यू, और यहां पे भी आएगा आपका द फ्यू। इसी को आगे बढ़ाते हैं। शी इज इल टेम्पर्ड, सो शी हैज डैश फ्रेंड्स। एक सेंटेंस ये है, और ये अपने आप में कन्वे कर रहा है कि आपको इसमें अ फ्यू भरना है, फ्यू भरना है या द फ्यू भरना है। सेकंड, आई हैव डैश फ्रेंड्स बट नॉट मैनी। कितना शानदार सेंटेंस है, और यहां से आंसर खुद ही बाहर निकल के आ रहा है। ओके, और तीसरा सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ही हैज लॉस्ट उसने खो दिए जो भी उसके दोस्त थे। अब ये तीन एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो आप पहला सेंटेंस देख लीजिए, वो इल टेम्पर्ड है। तो इल टेम्पर्ड यानी जो व्यक्ति जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं है, उसके कितने दोस्त हो सकते हैं, ना के बराबर। तो पहला आंसर क्लियरली निकल के आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, हमारा इसमें आंसर होगा हमारा क्या होगा बच्चों, फ्यू। और सेकंड में हमारा आंसर होगा क्या बच्चों, अ फ्यू। अगर ऑप्शन में सम है और अ फ्यू नहीं है तो सम भी करेक्ट है, क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूं ये दोनों एक जैसे हैं, तो सम का अलग से एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ओके, सम और अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव वे में ही यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव वे में कैसे, कि अगर इन केस सेंटेंस आ जाता है आपके कि ही हैज डैश फ्रेंड्स, एक तो ये सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, ही हैज अ डैश फ्रेंड्स। अब ऑप्शन में दे रखा है अ फ्यू, फ्यू, लिटिल और मच। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव वे में दे रखे हैं, जिनमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, वहां पे फ्यू के बनिस्पत अ फ्यू चूज करना बेटर रहता है, क्योंकि ये बना ही सेंटेंस इसलिए है क्योंकि उसके कुछ तो है। अगर नहीं होता तो आगे इस सेंटेंस को एक्सटेंड किया जाता और मीनिंग अप्रोप्रिएट उसमें से निकाला जाता। ओके, इस केस में हम अ फ्यू यूज करेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सेम सेंटेंस इसके जैसा ही, इसमें भी अ फ्यू यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन में से हम अ फ्यू नहीं उठाएंगे, क्योंकि अ तो पहले से यहां लिखा हुआ है। अगर आपने यह सेंटेंस देकर अ फ्यू उठा दिया तो अ का रिपीटेशन हो जाएगा और आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि अ फ्यू का यूज कहां करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अ फ्यू में अगर सेंटेंस में अ पहले से दे रखा है तो फिर आप अ फ्यू ऑप्शन ना उठा करके फ्यू उठाएंगे, और जब ये फ्यू इसके साथ ऐड हो जाएगा तो इन टोटलिटी ये अ फ्यू बन जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव सेंटेंस गिवन वेयर देयर इज नो नेगेटिविटी इज शोन और देयर इज नो इंटेंशन इज शोन व्हिच शोज दैट देयर शुड बी फ्यू यूज्ड, देन यू हैव टू ऑलवेज यू हैव टू यूज व्हाट, अ फ्यू। बात ऊपर वाले तीनों सेंटेंस की फिर से लेते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि इल टेम्पर्ड है तो फ्रेंड्स ज़्यादा हो ही नहीं सकते। सेकंड में हमने देखा कि वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने आप में एक इंप्रेशन दे रहा है कि हाँ कुछ है, तो कुछ में आप अ फ्यू ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं, लेकिन हम अ फ्यू पढ़ रहे हैं इसलिए हम अ फ्यू को यहाँ पे लेंगे। सम का अलग से एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, सम यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो सम और अ फ्यू दोनों एक ही जैसे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इन दोनों में भी सम यूज़ कर सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, जब सम यहाँ यूज़ करें उस कंडीशन में अ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे
अब यहाँ पे अ दे करके एक सेट ऑफ ऑप्शन अपन और लेते हैं कि यहाँ अ दे रखा है, ओके, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है। अब अपने पास अ फ्यू, फ्यू, सम और मच, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हो गए, ओके। अब हम देखेंगे कि यार सम और अ फ्यू एक जैसे हैं, तो हम यहाँ सम लगा दें, लेकिन देखिए पहले से यहाँ अ लगा रखा है, इसलिए यहाँ सम लग नहीं सकता, ओके, इसलिए यहाँ पे लगेगा हमारा क्या, फ्यू लगेगा, तो ये अ फ्यू बन जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में मान लीजिए आप इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है, और ये सेट ऑफ ऑप्शन लेते हैं थर्ड वाला जिसमें अ फ्यू, फ्यू, सम और मच दे रखा है। तो ऐसे टाइम में भी आप जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कई बार अपने माइंड से खेलता है। आपका टेम्परामेंट एग्जाम में क्या है, आप कितनी जल्दबाजी में आंसर देते हैं। आपने जैसे ही ये देखा कि यहाँ ब्लैंक लगा हुआ है, ओके, और टीचर ने बताया था कि ऐसे टाइम पे अ फ्यू इज करेक्ट, ओके, लेकिन यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन और दे रखा है सम, तो आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पे एक सब ऑप्शन और दे रखा होगा, इस तरह से करके अ फ्यू मतलब ए और बी, फिर बी और सी में दे रखा ए और सी, और डी में दे रखा होगा सी और डी। तो मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट से कहता हूं कि हमारा एक क्वेश्चन तब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक कि अगला नंबर ना आ जाए, और हम रहते हैं बहुत जल्दबाजी में। आप या तो क्या करेंगे, इसको बिना देखे या तो अ फ्यू लगा देंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट में यही है, आपने सोचा अ फ्यू करेक्ट है, यस करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और आप एक आगे जाकर के देखेंगे सम आया तो आप सोचेंगे शायद यार किसी और वजह से अ फ्यू रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे सम लगा देते हैं, ये सम ठीक हो जाएगा। नहीं, बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड रीड द क्वेश्चन टिल द एंड वेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स, ओके। एग्जाम में सक्सेस का फंडा यही है कि जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, ऑप्शंस चारों पढ़े, चाहे आप साथ सीधे डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि मैंने सब कुछ ठीक से पढ़ लिया है। सो व्हाट आई सजेस्ट दैट रीड द क्वेश्चन अनलेस द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। सो ये एक तरह का माइंड गेम है जो टीचर अब एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो सी होगा, जिसमें अ फ्यू भी है और सम भी आपका है। हमारा तीसरा सेंटेंस रह गया था, ही हैज लॉस्ट फ्रेंड शी हैड, और यहां पे भी यही बताता है, ठीक है, कि ऑल जो कि मिसिंग है, तो द फ्यू यहां पे आंसर हमारा होगा क्या बच्चों, द फ्यू, यानी जितने भी फ्रेंड्स थे वो हमारे खो गए। आई होप आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मीनिंग अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा और आप इसके यूज में मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अ फ्यू, फ्यू इज इक्वल टू नथिंग, अ फ्यू मीन्स समथिंग, और द फ्यू मतलब जितना भी नंबर है इन टोटलिटी। आप वीडियो को बैक करके भी वापस देख सकते हैं, ठीक है। फ्यू न के बराबर, अ फ्यू कुछ संख्या में यानी सम, और द फ्यू जितनी भी संख्या है, और ज़्यादातर इन सेंटेंसेस में ऑल का यूज होगा, या यूज ऑल का नहीं भी हुआ है तो इंप्रेशन ऐसा दिया जाएगा जितने भी है वो इंप्रेशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इंप्रेशन आपको दिया जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस ये बेकार सेंटेंसेस है, बकवास सेंटेंसेस जो कि गाइड्स में दिए जाते हैं जनरली, जहाँ पे आपको इनके अर्थ तो पता लग जाते हैं लेकिन यूज प्रॉपर पता नहीं लगता है। तो आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने पड़ेंगे, इस तरह के सेंटेंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जनरली पूछे जाते हैं, ओके, कि वहाँ पे कोई ना कोई हिंट होगा फ्यू और अ फ्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और द फ्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके माय डियर्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अंकित भैया ये खत्म हो गया। बच्चों हम बात कर रहे हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की, और हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनका ही एक और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है हमारी फ्यूअर, जिसे हम लेस कहते हैं।
लेकिन ध्यान रखना लेस कंपैरेटिव डिग्री है, लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी और फ्यूअर जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी। इफ आई हैव टू राइट कि देयर आर डैश बॉयज इन दिस क्लास, देन दैट वन, और ऑप्शंस में आपको दिया गया फ्यूअर, लेस, मोर और मच। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूअर जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होगा कंपैरिजन के टाइम पे, और लेस जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मोर जो कि कंपैरेटिव डिग्री ही है, ये काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा। मोर दोनों के साथ यूज होगा, लेकिन लेस केवल अनकाउंटेबल के साथ और फ्यूअर काउंटेबल के साथ यूज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसने कंपैरेटिव डिग्री देन दे रखा है, अब आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे यार फ्यूअर भरें कि, क्योंकि बहुत कम सुन रखा होता है लोगों ने फ्यूअर के लिए। लेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी रखा होता है। और मान लीजिए मोर यहाँ दे ही नहीं रखा, इसको आप लिटिल कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है अब फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फ्यूअर नहीं पढ़ा है वो इस पे लेस पे 99% बच्चे लेस पे ही जाते हैं। सो अगेन आई वांट टू टेल यू, सजेस्ट यू वन थिंग, दैट रीड द नाउन केयरफुली। ये काउंटेबल भी है, ओके, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर रखी है, इसलिए यह लेस नहीं आकर के यहाँ पे फ्यूअर आएगा। तो लेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ओके, तो लेस का एग्जाम्पल है कि आई हैव डैश मनी then you have। अब अगर यहां पे ये चारों ऑप्शंस इस पे अप्लाई करें तो आप देखिए कि नाउन जो यूज कर रखा है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यहां पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रखा है, तो इस जगह पे आपके लेस आएगा, फ्यूअर नहीं आएगा, ओके। और एक सेंटेंस मान लीजिए दे रखा है, आई हैव डैश फ्रेंड्स देन यू हैव। इसमें अगर लेस दे रखा है और मोर दे रखा है, तो लेस तो मैंने कहा था कि कभी भी काउंटेबल के साथ यूज नहीं होगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ओके। तो यहां पे आपका जो आंसर बनता है वो आंसर क्या बनेगा, मोर बनेगा। तो इन दोनों को साथ में लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ओके। फ्यू और लेस को लेकर भी एक क्वेश्चन साथ में बनाया जा सकता है, बट यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, यू हैव टू चेक आउट फर्स्ट एंड मेक इट श्योर वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और उस हिसाब से आपको भरना है। अब यहाँ पे आपका मोर करेक्ट आंसर है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, कि अनकाउंटेबल, जैसे ये मनी है, और मनी में यहाँ पे हम वापस लेस और मोर लेते हैं, तो मनी में ये दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मोर जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा, लेस भी जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का। तो अनकाउंटेबल दे रखा है तो लेस और मोर दोनों आ सकते हैं, लेकिन फिर दोनों में से एक ही वहां पे दिया गया होगा। तो फ्यूअर और लेस और मोर के बीच में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूअर काउंटेबल नाउन के साथ कंपैरेटिव डिग्रीज में यूज होता है, मोर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज हो सकता है, बट लेस जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल में यूज होगा। इज दैट क्लियर माय डियर्स? आगे चलते हैं, दो एग्जाम्पल और लेते हैं। और वो एग्जाम्पल है हमारे तो फ्यूअर, लेस और मोर तीनों को बहुत ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो है हमारा एग्जाम्पल सेवरल और वेरियस का। ओके माय डियर्स, देखिए सेवरल को अगर डिफाइन करें और वेरियस को डिफाइन करें हम,
तो सेवरल जो है मोर देन टू बट ऑफ सेम काइंड, ओके। और वेरियस को भी अगर डिफाइन करें तो ये मोर देन टू बट डिफरेंट टाइप। इस हिसाब से सेवरल, अ फ्यू और सम, ये तीनों एक ही कैटेगरी में रखे जा सकती है, सेम है और इनके यूज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। अगर एक एग्जांपल लिखें हम कि देयर आर, ठीक है, डैश पीपल ऑन द रोड। अब यहां पे इन तीनों में से मान लीजिए हम सेवरल लेते हैं या और वेरियस लेते हैं, तो मीनिंग तो दोनों का सेम है कि यार मोर देन टू होना चाहिए, बट एग्जैक्टली इस सेंटेंस को वेरियस डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि वेरियस में टाइप्स जो है वो डिफरेंट है, और ह्यूमन के टाइप डिफरेंट नहीं हो सकते, स्टूडेंट्स के टाइप डिफरेंट नहीं हो सकते। इसलिए जब हम ऐसा कोई नाउन लेते हैं जहां टाइप डिफरेंट ना हो और मोर देन टू हो, अब यहाँ पे सम भरेंगे तब भी ठीक है, यहाँ पे सेवरल भरेंगे तो भी ठीक है, और यहाँ पे अ फ्यू भरेंगे तो भी करेक्ट आंसर है। लेकिन क्योंकि हम सेवरल और वेरियस के डिफरेंस को समझ रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस में आपके आएगा सेवरल। सेवरल जनरली उन चीजों के लिए आता है जो अनआइडेंटिफाइड है, ओके। अगर मैं लिखूं कि आई हैव सेवरल बुक्स, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ऑन इंग्लिश, तो हमने एक ही टाइप का नाउन लिया है, और ऐसे सेंटेंसेस में सेवरल आएगा। और मैं एक सेंटेंस और लेता हूं कि आई हैव डैश बुक्स on Indian history and geography। आप कंप्लीटली पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यहां पे बुक हमारा नाउन तो कॉमन है, बट इनके टाइप्स देखिए डिफरेंट है, और यहाँ पे जो टाइप था वो सिमिलर था। इस सिमिलर टाइप के होने के कारण आप यहाँ सेवरल लिखेंगे। यस, यहाँ पे सम भी आ सकता है और यहाँ पे अ फ्यू भी आ सकता है, और गिनती में बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ मैनी भी आ सकता है, नो डाउट मैनी यहाँ पे आ सकता है, बट सेम टाइप ऑफ नाउन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर टाइप दो तरह के दे रखे हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में सेवरल कभी भी नहीं आएंगे, यहाँ पे आपका आएगा वेरियस। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि शी हैज डैश पेयर ऑफ शूज, और दूसरा दूं मैं कि देयर वर डैश फ्लावर्स इन द एग्जीबिशन, और एक एग्जांपल दूं कि इन इंडिया देयर आर डैश टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। आप तीनों एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पेयर ऑफ शूज उसके पास कई सारे हैं, तो ये यहां पे नोटिसेबल है कि यस इनके टाइप्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग कंपनीज के होंगे, ओके। तो यहां सेवरल नहीं होकर के ये वेरियस का एग्जाम्पल है। सेम वे अगर मैं कहूं कि फ्लावर्स इन द एग्जीबिशन, तो ये फ्लावर भी सेम नहीं होकर के क्या है, वेरियस होंगे। और न्यूज़पेपर हम जानते ही है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वेरियस आ जाएगा।
एक आंसर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आई नो डैश पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स। अब ये पीपल जो नाउन है इसके टाइप्स तो डिफरेंट हो नहीं सकते, इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सेवरल। तो आई होप आप सेवरल और वेरियस का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये सेवरल और वेरियस के बीच का डिफरेंस है। ये गाइड में यूं तो ज़रूर बता रखा है कि मोर देन 2 होता है, इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बता रखा होता है कि इनके यूज़ कैसे करना है। सो दिस इज सेवरल एंड वेरियस। So till now we have seen, my dears, articles a and the demonstratives we have seen this, that, these, those, such, and then we see adjective और number, we are continuing with it. Okay, adjective और number में हमने सबसे पहले मैनी को देखा था। मैनी मैंने बताया था जब सेंटेंस में ये इन्फॉर्मेशन दी हो और ऐसा इंप्रेशन आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैनी का यूज़ किया जा सकता है। ओके, फिर हमने देखा था फ्यू और द फ्यू का। एक फ्यू का एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, देयर वर डैश स्टूडेंट्स, सो द टीचर डिसाइडेड नॉट टू टीच। अब बच्चे थे ही इतने कम कि टीचर ने ये डिसाइड किया कि नहीं पढ़ाना है, तो आंसर हमारा क्या होगा? फ्यू। ओके, इसके बाद हमने फ्यूअर पढ़ा था और फ्यूअर से कंपेयर किया था हमने लेस और मोर को, और मैंने आपको बताया था फ्यूअर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में जब काउंटेबल नाउन का यूज कर रखा हो, मोर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आ सकता है, लेकिन लेस जो है वो केवल अनकाउंटेबल में आएगा। अब अपन आते हैं, नेक्स्ट है जो कि नन। बच्चों नन जो है वो नो वन का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और नो जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है। अगर इसको काउंटेबल के साथ यूज करना है तो इसके प्लस इसके साथ में एक नाउन जरूर होना चाहिए। नन विदाउट नाउन यूज किया जा सकता है। ओके, देयर वॉज डैश बट a single girl in the class। और नन का ज्यादातर यूज बच्चों इस वे में बताने के लिए भी यूज किया जाता है कि सिवाय उसके कोई भी नहीं था। ओके, तो उसके बताने के लिए बट यूज किया जाता है, और इस तरह से इस सेंटेंस में यूज होगा क्या? नन। इसी सेंटेंस को अगर हम संज्ञा के साथ में लिखें तो देयर वॉज बॉय इन द क्लास। तो नन के साथ हमें नाउन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और जब हम नो लेते हैं तो हमको यूज पड़ती है किसके? नाउन की। तो यहां पे ये नो ठीक है। बाकी नो जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। नो वन हमेशा, या नन जो है वो काउंटेबल के ही साथ यूज होगा, ये ध्यान रखना है। नो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे कुछ ऑर्डिनल्स थे। ठीक है, ऑर्डिनल्स। ही इज डैश he stood dash in the class। अब यहां पे मान लीजिए वन दे दिया, फ्यू दे दिया, फर्स्ट दे दिया, ठीक है, और फोर दे दिया। तो आपको पता है ये सेंटेंस जो है वो ऑर्डिनल से रिलेटेड है, यानी ऑर्डर में किस ऑर्डर में है उस ऑर्डर से रिलेटेड है। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारा क्या? फर्स्ट। और कार्डिनल्स बहुत इजी यूज है कार्डिनल्स का।
देयर वर ओनली डैश बॉयज इन द क्लास। अब यहां से नहीं पता लग रहा है कि हमें फिल क्या करना है, लेकिन मान लीजिए अगर ऑप्शन हम देखते हैं लिटिल, मच, लेस और टू, तो अब क्लियर है कि यहां पे ये कार्डिनल आएगा 2। ओके, ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड जितने भी डिटर्मिनर्स थे। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इसमें भी हम एक एक एग्जाम्पल को लेकर उसको ठीक से समझेंगे कि वो आंसर कैसे वहां पे राइट आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों मच। अत्यधिक मात्रा। लेकिन इसके क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा। ओके, किसी भी क्वेश्चन में आप मच का यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया कि शी हैज डैश मनी, और यहां पे एग्जांपल आपको दे दिया कि लेस मनी है, मच मनी है, ठीक है, इनफ मनी है, ठीक है, या लिटिल मनी है। अब कैसे फिल करेंगे? ये भी अनकाउंटेबल है, ये चारों भी अनकाउंटेबल है। ओके, तो अगर सेंटेंस को मैं एक्सटेंड करूं तो फिर आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है। एज शी हैज मैनी कार्स। अब आप रिलेट कीजिए इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कि शी हैज डैश मनी एज शी हैज मैनी कार्स, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन जो ऑप्शन निकल के बाहर आएगा वो आपका क्या है बच्चों? मच। ओके, कई बार ऐसे सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं, हैज बीन टॉक्ड अबाउट करप्शन इन इंडिया। सेंटेंस का सेंस ही ये कह रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम करप्शन पे बात नहीं करते, बहुत सारी बात आज दिन तक की जा चुकी है। ऐसे में अगर इस टाइप का पेयर दे रखे हैं, मान लीजिए ये ऑर्डर दे रखा है, इसमें भी आप हमेशा क्या लिखेंगे? मच ही लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात हो चुकी है। ओके, इन केस अगर वहाँ इनफ नहीं दिया जाता है तो फिर मच ही करेक्ट है। तो सेंटेंस अपने आप ही शो करता है कि उसमें अपने को फिल क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, जैसे हमने काउंटेबल में अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू देखा था, वैसे ही अनकाउंटेबल में जो आता है, पहले आता है लिटिल, ठीक है, और दूसरा आता है अ लिटिल, और तीसरा आता है द लिटिल। इनके यूज ठीक वैसे हैं जैसे हमने अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में देखे थे। हिंदी में अगर इनको बताएं हम मीनिंग, तो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर मात्रा, अ लिटिल यानी कि कुछ मात्रा, और द लिटिल मतलब जितनी भी है। 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, ओके, और क्रम में नहीं दूंगा, ऑर्डर चेंज करूंगा। आपको बताना है कि उसमें तीनों में से क्या आएगा। पहला सेंटेंस, मिल्क she had was all
drunk by cat. Second example, she has money even to buy a toffee. I have so I can buy some books. अब जिसने सेंटेंस को ठीक से पढ़ा और इनके इंप्रेशन को बाहर निकाल लिया वो इसके आंसर को करेक्ट भरेगा और ये इन तीनों को क्लियर वे में शो करते हैं। पहला देखिए, मिल्क शी हैड वाज ऑल ड्रंक बाय कैट, सारा का सारा यानी जितनी भी क्वांटिटी थी। ओके, क्या आएगा आपका? द फ्यू। शी हैड डैश मनी टू इवन टू बाय अ टॉफी, क्या आएगा बच्चों? लिटिल। आई हैव डैश मनी सो आई कैन बाय सम बुक्स, ठीक है, क्या है? अ लिटिल। जब तक कि यहाँ इनफ वगैरह नहीं दे रखा हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है इनफ और सफिशिएंट, और जिन दोनों का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। वी हैव देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। वी हैव डैश फूड टू सर्व आवर गेस्ट्स प्रॉपरली, हमारे पास इतना खाना है कि हम अपने गेस्ट को प्रॉपरली सर्व कर पाएं। इसमें कहीं भी अ फ्यू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये आपका लिटिल है। ओके, द लिटिल, लिटिल और अ लिटिल। तो यहाँ कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे अ फ्यू, सॉरी, अ लिटिल या फिर लिटिल या द लिटिल का यूज करेंगे। ओके, तो क्योंकि प्रॉपरली फीड करने के लिए उनके पास है तो यहाँ पे इनफ भी आ सकता है और यहाँ पे सफिशिएंट भी आ सकता है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस खुद आपको बताएंगे और एक सेंस देंगे कि वहाँ पे आंसर जो है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं लेस, मोर और फ्यूअर। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले से ही। ओके, फ्यूअर को तो हम यहां से हटा ही देते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अब हमारे पास बचा लेस और मोर। सो इफ यू गिव एन एग्जाम्पल, आई हैव डैश फ्रेंड्स, देन ही हैज। ओके, अगर यहाँ पे लेस आ जाता है तो लेस भर दीजिए, अगर यहाँ पे मोर आ जाता है तो मोर भर दीजिए। ये दोनों ही करेक्ट है। लेस और मोर दोनों ही अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, और एंड में जो मैं बता रहा हूँ वो है हमारे पजेसिव्स माय डियर्स। पजेसिव्स का एक प्रॉपर रूल है, वहाँ पे सेंटेंस में आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि यहाँ पजेसिव बनना है। ही इज डैश ब्रदर। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ लिटिल लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है और इट्स लिखा हुआ है, तो ह्यूमंस के लिए जनरली हम इट्स यूज नहीं करते हैं, हालांकि ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माई। ओके माय डियर्स, तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि डिटर्मिनर्स को बहुत ही प्रॉपर ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी भी डिटर्मिनर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी रह गए हैं जो स्लाइड्स के माध्यम से अपन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पे और डिटर्मिनर को
कंप्लीटली, जिसके बाद आपको किसी भी दूसरे रिसोर्स से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं स्लाइड पे ये देखने के लिए कि डिटर्मिनर में से क्या क्या चीज़ें रह गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ डिटर्मिनर्स के बारे में क्या है, वो हम अपनी स्लाइड में लेते हैं।